रविदास मंदिर के आंदोलनकारियों को सबसे पहले जमानत दिलाने का कार्य एडवोकेट सुनील कुमार जी ने किया था। आज उन्हें सर्वसम्मति से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की तरफ से लीगल सेल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनाने के अवसर पर आज खास बातचीत। सुनील जी, अभी हाल ही में आपको पीपीआईडी का लीगल सेल का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है, तो आपको उपाध्यक्ष बनाया। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मेरा इस बारे में ये कहना है कि हमारे देश के अंदर अगर जितने भी प्रमुख दल की बात करी जाए, देश की आज़ादी से लेकर आज तक वकीलों ने जो काम किया है देश की आवाम के लिए, मूल निवासियों की वो जो आवाज़ बन के उभरे हैं, वो सारे वकील थे। और वास्तव में हम जो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके तो वो वकीलों का ही योगदान रहा था। तो वकीलों की जो जिम्मेदारी है, वो वकील अपनी जिम्मेदारी को भली बात समझता है। इवन बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने भी वकालत में अपने हाथ आजमाए थे, और वकालत में वो केस करे थे जिसे कोई भी बंदा नहीं कर पाया था, और उसी के दम पे ही और अपने ज्ञान और बलबूते के उस पे आज उन्होंने भारत के जो सबसे बड़ा जो संविधान है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, उन्होंने उसकी रचना करी। तो हमारी जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने बाबा साहब के आदर्शों पे और जो जितने हमारे आदर्श हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए लीगल सेल का गठन किया था। और हम वैसे भी जो हमारा लीगल सेल है, जब ये नहीं भी था तब भी हम मूल निवासी भाइयों की आवाज़ के लिए काम करते रहे। चाहे वो रविदास का मैटर हो, चाहे वो 10% आरक्षण का जो बैकडोर से इनको रिजर्वेशन का मामला हो, और कोई भी मामले, हम समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं। जिस प्रकार से लगभग लगातार पीपीआईडी का लीगल सेल न होने के बावजूद आपने जो 96 बच्चे रविदास आंदोलन में बरी करवाए थे, क्या उसी को लेकर के, उसी बात को ध्यान में रख करके ये लीगल सेल बनाया गया है, और आगे आने वाले समय में ये लीगल सेल क्या क्या और काम करने वाला है? ये रविदास मंदिर की तो बात आपकी, जहाँ तक मेरा सवाल है, इसके अलावा भी हमने मूल निवासियों की आवाज़ के लिए जहाँ जहाँ उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही थी, जहाँ जहाँ भी उनके अलग अलग प्रकार के केस उनके ऊपर बन रहे थे, चाहे वो रिजर्वेशन का मैटर हो, चाहे वो अपर कास्ट की रिजर्वेशन का मैटर हो जो बैकडोर से दिया गया, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं करा था उनको बैकडोर से रिजर्वेशन पकड़ा दी गई। हमने सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करा है। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये मानने के लिए तैयार है कि जो मूल निवासियों की जो आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आप उसको कुछ क्षण तक रोक सकते हो, लेकिन उसको दबा के नहीं रख सकते। पीपीआईडी का जो लीगल सेल है, वो अपने सभी मूल निवासी भाइयों को ये आश्वासन देना चाहता है कि वे जब तक यहाँ पर बैठे हैं उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा, और उनके साथ कोई भी एट्रोसिटीज कोई भी बंदा नहीं कर पाएगा। अभी जगह जगह जिस तरीके से एट्रोसिटीज देखी जा रही हैं, दबंगों के द्वारा जो है दलितों को मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और यहाँ तक कि वीडियो बना करके वायरल भी की जाती हैं, ऐसी स्थिति में लीगल सेल पीपीआईडी का क्या करेगा? हमने पूरे भारत के अंदर अपनी लीगल सेल एक नेशनल और स्टेट बॉडी हमने गठन करी है, और स्टेट बॉडी के साथ में हमने हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका, हर तहसील और गांव तक ये हम पहुंचाएंगे। तो जब हमारी जो पीपीआईडी की लीगल सेल है जो गांव तक फैल जाएगी, और वहाँ की जो एट्रोसिटीज़ की जो खबरें हैं, जो जहाँ पे ये घटना घटित हुई है, वहाँ पे विक्टिम को और अपने भाइयों को वहीं पे ही उसको कानूनी सहायता दे दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी किसी भी मूल निवासी भाई को कानूनी सहायता मिल जाएगी, जब दूसरे बंदे को ये यकीन आ जाएगा कि इनके साथ पूरी लीगल की टीम खड़ी है, तो वो बंदे इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ नहीं करेंगे। आज होता क्या है कि वो किसी बंदे ने किसी के साथ कुछ कर दिया और पता चलता दूर दूर तक कोई है ही नहीं इनके पीछे। अगर एक बार सबको ये यकीन आ जाए कि इनके पीछे पूरी टीम खड़ी हुई है जो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेगी, जब ये हमारे मूल निवासी भाइयों को और दूसरे भाइयों को जो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं उनको ये पता चल जाएगा कि पीपीआईडी की लीगल टीम इनके साथ खड़ी है, वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं कर पाएंगे।
तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है, पीपीआईडी की जो लीगल सेल है वो कहाँ किन किन क्षेत्रों में काम करने जा रही है? जैसे जैसे हमें जहाँ जहाँ से खबरें मिलती रहेगी और जो भी हमारे मूल निवासी भाइयों की जो समस्याएं हैं हम उनके लिए काम करते जा रहे हैं। अभी जैसे ओबीसी का नेट के अंदर रिजर्वेशन उन्होंने ख़त्म करे, इन चीज़ों के लिए हम पहले से भी काम करते रहे हैं। हम बहुत पहले से भी अपने जो ओबीसी भाइयों के लिए काम करते रहे थे। अब इसको एक रूप, एक हमने संरचना दी है कि अब हम इस हेड के नीचे बैठ के काम करेंगे और इनसे सब जगह इनकी आवाज़ पहुंचाई जाएगी। चाहे वो पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के अंदर जो चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट के ये असम जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया गया, हमने उस समय भी रिप्रेजेंटेशन सभी को दिए थे। हमने समय समय पर सभी एमपीज को रिप्रेजेंटेशन दिए, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो चाहे दूसरे कांड हो, हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और सब जगह आवाज़ को बुलंद किया है, मूल निवासी भाइयों की आवाज़ को बुलंद किया। अभी एक न्यूज़ और देखने को मिल रही है, आपने पढ़ी भी होगी कि जातिगत जनगणना की जो बात की जाती है तो SC ST के लिए तो सरकार ने मान लिया है कि हाँ SC ST की जनगणना की जाएगी, मगर OBC की नहीं। इसके पीछे का क्या तर्क हो सकता है? एक्चुअली सरकार को अच्छे ढंग से पता है, इस मनुवादी लोगों को पता है कि उनकी कितनी गिनती है। अगर ये गिनती हमारे ओबीसी भाइयों की हो गई तो उनको ये पता चल जाएगा कि केवल 3-4% ही पूरे भारत पे राज कर रही हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी जनसंख्या है और तुम्हें उनसे महरूम करा गया है। एक्चुअल में होता क्या है, मनुवादी व्यवस्था जो है वो ये कहती है देखो तुम्हारा हक ये खा गए, तुम्हारा हक ये खा गए। वास्तव में हक कोई किसी का नहीं खा रहा, ये जो 3-4% है वही सभी का हक खा रहे हैं। ये सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इसलिए ये जनगणना नहीं हो पा रही है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके की मांग, जिस तरीके से OBC लोग अब आगे आ रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, तूल पकड़ेगी या अभी उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? मनुवादी व्यवस्था कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका जो एक भ्रम है कि लोगों उस सबके सामने उजागर हो जाए, लेकिन अवाम के आगे कोई आदमी ज़्यादा देर तक उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकता। अगर आज हमारे OBC भाई जाग गए तो ये जनगणना होकर रहेगी। क्या लगता है आपको कि जो SC ST और OBC 85% एकजुटता करने की जो बात आती है, अभी तक कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सबको इकट्ठा करने में नाकाम सी रही है, पीपीआईडी ऐसा कर पाएगी क्या? हमने जब पीपीआईडी की जो संरचना जो हमारी जो हुई थी, इसके अंदर हमने इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि एक ही जाति के एक ही वर्ग के आदमी को हम अध्यक्ष या पूरी टीम में नहीं रखेंगे। हमने अगर हमारा ओबीसी भाई आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, हम उसके लिए सीट वैकेंट रखते हैं। जब भी हमारा ओबीसी भाई या हमारा मुस्लिम भाई जब ये हमें उस पद के लिए मिल जाएगा, हम उसी पद पे उसको रख लिया जाएगा। तो ये जो है, क्योंकि हम सभी भाइयों को साथ लेके चलेंगे और ऐसी हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और इसीलिए पीपीआईडी आज पूरे जोर शोर से आगे निकल रही है। जो तमाम देश के लोग हैं उनको आप संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो पीपीआईडी के साथ जुड़ें? मूल निवासी भाइयों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मूल निवासी का जो कंसेप्ट है, वास्तव में ये हमने सभी भाइयों को इकट्ठा लेने के लिए ये कंसेप्ट पे चले थे और इसी छत्र छाया के नीचे हम सभी भाई इकट्ठे हो सकते हैं। हम एक जाति के तौर पे अगर देखेंगे कि तो उस समय हम वर्गों में बढ़ जाएंगे और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम अपनी सरकार वहाँ पे नहीं बना पाएंगे और सरकार जब तक हमारी नहीं होगी, हम मूल निवासी भाइयों के लिए जो उनके लिए हमने योजनाएं बना रखी है, जो उनके लिए हमारे पूरे कार्यक्रम बने हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा पाएंगे। हमें सभी को एक ही छत्र छाया के नीचे आना चाहिए। इसलिए मूल निवासी कंसेप्ट की
हमने व्यवस्था करी थी और उसी कंसेप्ट के आधार पे पीपीआईडी और सभी पार्टियों से आगे जाती जा रही है। तो जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, पीपीआईडी आखिर मूल निवासी किन लोगों को मानती है? जो हमारे ओबीसी भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे एससी भाई हैं, एसटी हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, वास्तव में ये सारे के सारे मूल निवासी हैं। जब तक उनको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कभी भारत में राज मूल निवासियों का रहा था, जब ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम यहाँ के शासक रहे हैं और अब हम ऐसी क्या बात होगी कि अब हम यहाँ के शासक नहीं बन पा रहे। जब उनके मन में ये बात आ जाएगी तो मूल निवासियों को दबा के कोई नहीं रह सकता और उस समय मूल निवासी की सरकार होगी और एक मूल निवासी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी पोस्टों पर होगा।